मोशन ऑफ ए चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। इस टॉपिक में हमको ये स्टडी करना है कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से उसका एंगल कुछ थीटा कभी 0 बन रहा है, कभी 90 बन रहा है, या 180 डिग्री बन रहा है, या कुछ और एंगल बन रहा है, तो उस चार्ज पार्टिकल का मोशन कैसा होगा, वो कौन से पाथ पे मूव करेगा, उस पर कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, है ना। ये सारी चीज़ें हम कैलकुलेट करके देखेंगे। समझ में आया क्या? तो इसमें पहला केस हम ले रहे हैं कि जो चार्ज पार्टिकल है उसकी जो वेलोसिटी है और जो मैग्नेटिक फील्ड है उनके बीच का एंगल कितना है, या तो 0 डिग्री है या 180 डिग्री है। मतलब सपोज करो कि यहाँ पे कुछ मैग्नेटिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ। इस मैग्नेटिक फील्ड बी के अंदर एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसकी जो वेलोसिटी है और जो मैग्नेटिक फील्ड है उनके बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में v वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, तो मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने से वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल क्या माना जाएगा, 180 डिग्री माना जाएगा। क्लियर है इतनी बात? हमको पता है कि जो मैग्नेटिक फोर्स है उसका फॉर्मूला होता है F = QVB साइन थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के अंदर अगर थीटा 0 डिग्री या 180 डिग्री पुट करोगे तो मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, क्योंकि साइन फंक्शन की वैल्यू 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो, दोनों पे ही क्या होती है, 0 के बराबर होती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर रहा हो या फिर मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, 0 होगा, उस पर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। तो मैग्नेटिक फोर्स अगर नहीं लगेगा तो चार्ज पार्टिकल की ना तो स्पीड चेंज होगी ना डायरेक्शन चेंज होगी। मतलब जैसे ये मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में ये चलता जाएगा, ऐसे चलता जाएगा, इधर ये ऐसे चला जाएगा। तो जो चार्ज पार्टिकल है उसका पाथ कैसा होगा, बोलो, स्ट्रेट लाइन। क्या होगा, स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये मूव करेगा। क्लियर है बात? मतलब याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करता है या उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स 0 रहेगा और जो चार्ज पार्टिकल है वो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर चलेगा। ठीक है, तो इसमें अब अगला केस देखते हैं। सेकंड केस है व्हेन द एंगल बिटवीन V एंड B इज 90 डिग्री। जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तब चार्ज पार्टिकल का पाथ कैसा होगा, मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा, ये सारी चीज़ें हम कैलकुलेट करके देखेंगे। तो मैं यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड एज्यूम कर रहा हूँ जो कि प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन में है। क्रॉस का मतलब क्या होता है, प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ड। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन में है और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक चार्ज पार्टिकल है Q, वो इंटर कर रहा है विद वेलोसिटी V। ये वाली सिचुएशन है। अब देख के बताओ कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं क्या? मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इनवर्ड डायरेक्शन में, चार्ज पार्टिकल किधर जा रहा है, इस बोर्ड वाले प्लेन में, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री। तो थीटा 90 डिग्री होना चाहिए, ये वाला केस है। ठीक है, अब ये देख के बताओ कि जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करेगा इस पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा। तो थीटा कितना है, 90 डिग्री है ना। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F = QVB साइन थीटा। तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री पुट करोगे तो फोर्स कितना आएगा, QVB के बराबर। तो इतना मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पार्टिकल पे लगेगा। ठीक है, कौन सी डायरेक्शन में लगेगा वो भी हम देख लेते हैं। चार्ज पार्टिकल पे फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, तो फोर्स की डायरेक्शन कैसे पता करते हैं, V क्रॉस B की डायरेक्शन देख के, क्योंकि इस फॉर्मूले को वेक्टर फॉर्म में लिखते हो तो क्या आता है, F = Q × V क्रॉस B आता है ना। जो V क्रॉस B की डायरेक्शन होगी वही आपको फोर्स की डायरेक्शन कंसिडर करनी है। तो V किधर है, इधर है, B किधर है, इनवर्ड है। तो V की डायरेक्शन में राइट हैंड फिंगर्स को रखते हुए इनवर्ड डायरेक्शन में अंदर की तरफ B की डायरेक्शन में राइट हैंड फिंगर्स को घुमाना है। तो थंब देखो किधर पॉइंट कर रहा है, ऊपर की तरफ। इसका मतलब जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो ऊपर की तरफ लगेगा। तो जो चार्ज पार्टिकल है जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा तो इसके ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। मान लो ये यहाँ पे पहुँच गया अंदर एंटर करके, तो इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स किधर लगा, ऊपर की तरफ। वेलोसिटी किधर थी, इधर। जैसे ये एंटर करेगा ना
वैसे तो फोर्स यहीं पे लगना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ उसको। जैसे ये चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा, उस पर फोर्स किधर लगा, ऊपर की तरफ लगा, तो ये किधर मुड़ेगा, ऊपर की तरफ मुड़ जाएगा। ये यहाँ पे पहुँचा मान लो। अब जैसे चार्ज पार्टिकल यहाँ पे पहुँचा, इसकी वेलोसिटी किधर होगी, ऊपर की तरफ होगी। अब मैग्नेटिक फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, सोच के बताओ। V ऊपर है, B इनवर्ड है, तो V से B की डायरेक्शन में राइट हैंड फिंगर्स को घुमाओ, क्रॉस प्रोडक्ट में राइट हैंड स्क्रू रूल से डायरेक्शन पता करेंगे ना। तो V ऊपर है, B इनवर्ड है, तो V क्रॉस B की डायरेक्शन इधर आएगी। मतलब मैग्नेटिक फोर्स लगेगा इधर, और अगर इधर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा तो ये इधर मुड़ जाएगा, मतलब इधर जाता जाता ये यहाँ पे पहुँच जाएगा। अब ये यहाँ पे पहुँचा, अब इसकी वेलोसिटी किधर है, इस डायरेक्शन में है, समझ में आया। अब इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा, तो V इधर है, B इनवर्ड है, तो V क्रॉस B करोगे तो थंब डाउनवर्ड जाएगा। इसका मतलब जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। अब ये नीचे मुड़ेगा, नीचे मुड़ेगा तो ये यहाँ पे पहुँच गया। जब ये यहाँ पे पहुँचा तो इसकी वेलोसिटी किधर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। अब बताओ मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा, तो V डाउनवर्ड है, B इनवर्ड है, तो V की डायरेक्शन में राइट हैंड फिंगर्स को रखते हुए इनवर्ड डायरेक्शन में फोल्ड करोगे तो थंब इधर जाएगा, मतलब फोर्स लगेगा इधर। ये मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन है। फिर ये चार्ज पार्टिकल इधर मुड़ जाएगा, वापस घूम के वहीं आ गया। तो आप ये देख के बताओ डायग्राम कि ये कौन से पाथ पे मूव कर रहा है, ये सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा। तो पहली चीज़ हमको ये समझ में आ गई कि जो चार्ज पार्टिकल है उसका पाथ कैसा होगा, सर्कुलर। तो याद रखने वाला पॉइंट है कि जब भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर मूव करेगा, कैसे मूव करेगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर, तो हमेशा उसका पाथ कैसा होगा, सर्कुलर होगा। क्या इसकी स्पीड चेंज होगी, नहीं। मैग्नेटिक फोर्स सिर्फ डायरेक्शन चेंज कर पाएगा, इसकी स्पीड चेंज नहीं कर पाएगा। रीज़न, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स इसकी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लग रहा है, और अगर मैं इस फोर्स का कंपोनेंट लूँगा ना वेलोसिटी की डायरेक्शन में, तो वो आएगा F cos 90, जो कि 0 आएगा। यानी कि फोर्स का कोई भी कंपोनेंट वेलोसिटी के अलोंग है ही नहीं। अगर वेलोसिटी के अलोंग कोई फोर्स का कंपोनेंट आता तो उससे वेलोसिटी बढ़ जाती। अगर फोर्स का कंपोनेंट वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में आ जाता तब वेलोसिटी घट जाती, है ना, उल्टा फोर्स लगता तो। लेकिन यहाँ पे फोर्स का जो कंपोनेंट है वेलोसिटी के अलोंग, चाहे इधर देखो या इधर देखो, वो 0 ही आएगा। इसका मतलब इसकी जो स्पीड है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। चार्ज पार्टिकल जिस स्पीड से मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है उसी स्पीड से ये इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सर्कुलर पाथ पे घूमता रहेगा। क्लियर है ये बात, स्पीड चेंज नहीं होगी। क्या चेंज होगा, सिर्फ इसका पाथ चेंज होगा, इसका रास्ता चेंज हो जाएगा। ये सीधा घुसा था लेकिन ये सर्कुलर फॉर्म में सर्कुलर पाथ पे घूमने लग गया। किसकी वजह से, मैग्नेटिक फोर्स की वजह से। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या करेगा, सिर्फ एक ही काम करेगा, क्या, सिर्फ चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन को चेंज करेगा। क्या उसकी स्पीड चेंज कर सकता है, नहीं, कभी भी नहीं कर सकता। ठीक है, अब हम इसमें दो चीज़ें कैलकुलेट करेंगे कि इस सर्कुलर पाथ की एक तो रेडियस कितनी होगी और एक इसका टाइम पीरियड कितना होगा, ये कितना टाइम लेगा एक चक्कर लगाने में। सबसे पहले हम रेडियस की बात करते हैं। देखो ये किसी r रेडियस के सर्कुलर पाथ पे घूम रहा होगा अभी, तो इस रेडियस को आप कैसे कैलकुलेट करोगे। देखो हमको एक चीज़ पता है कि जब भी कोई पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ पे घूमता है तो उसके लिए एक ज़रूरी कंडीशन होती है, और वो ज़रूरी कंडीशन है कि उसके ऊपर, उस पार्टिकल के ऊपर, उस सर्कल के सेंटर की तरफ एक फोर्स लगना चाहिए जिसको हम सेंट्रीपेटल फोर्स बोलते हैं। यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स है उसके डायरेक्शन देखो, सेंटर की तरफ, हर जगह सेंटर की तरफ है। इसका मतलब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स है वही किसकी तरह काम कर रहा है, सेंट्रीपेटल फोर्स की तरह काम कर रहा है। यानी कि मैं लिख सकता हूँ मैग्नेटिक फोर्स F इक्वल्स टू सेंट्रीपेटल फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स कितना लग रहा है इस चार्ज पार्टिकल पे, वो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है, कितना, QVB। और सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r। सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mv²/r। यहाँ पे देखो एक v कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड में, और r की वैल्यू निकल के आएगी mv/qb। तो ये क्या चीज़ आ गई अपने पास, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ निकल के आ गई। अब देख के बताओ कि रेडियस किस चीज़ पे डिपेंड करेगी, तो रेडियस डिपेंड करेगी वेलोसिटी के ऊपर। जितनी ज़्यादा वेलोसिटी से चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करेगा, इसके सर्कुलर पाथ की रेडियस उतनी ही ज़्यादा होगी।
मान लो ये चार्ज पार्टिकल धीरे से एंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये छोटे सर्कुलर पाथ पे घूम के आएगा, इसकी रेडियस कम होगी। लेकिन अगर ये तेजी से एंटर करता है तो आर बढ़ने से वी बढ़ने से आर बढ़ जाएगा। इसका मतलब जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतनी ही ज़्यादा सर्कुलर पाथ की रेडियस होगी। पहली चीज़ समझ में आई क्या? लिख देते हैं इधर, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। जितना ज़्यादा स्पीड होगी उतना ही ज़्यादा सर्कुलर पाथ की रेडियस होगी। क्लियर है बातें? बोलो। ठीक है, अब दूसरी बात देखो, इसको एक चक्कर लगाने में टाइम कितना लगेगा वो हम कैलकुलेट करके देखेंगे। एक चक्कर लगाने में ये दूरी कितनी तय कर रहा है, पहले ये देख के बताओ। एक चक्कर लगाने में कितनी दूरी कवर करेगा? सरकमफेरेंस 2πr के बराबर, और कितनी स्पीड से? v स्पीड से, क्योंकि v तो चेंज हो ही नहीं रहा ना, स्पीड चेंज नहीं हो रही इसकी। अच्छा, वेलोसिटी चेंज हो रही है क्या? हाँ, वेलोसिटी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर है, यहाँ पे इधर है, यहाँ पे इधर है, तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्योंकि वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। इसलिए मैं कौन सा वर्ड यूज़ कर रहा हूँ? स्पीड। स्पीड चेंज नहीं होती, वेलोसिटी तो चेंज होगी, मुड़ता रहेगा ना, ये बार बार मुड़ेगा। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसलिए हम बोलेंगे कि वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट है। तो टाइम पीरियड अगर कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला होगा टाइम पीरियड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी कवर करी एक चक्कर में इसने? 2πr। स्पीड क्या रही? v। r की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो तो क्या बन जाएगा? 2π/v इंटू आर की वैल्यू है mv/qb। तो बोलो, v से v कैंसिल होके क्या आएगा? t इक्वल टू 2πm/qb आएगा। तो ये किसका फॉर्मूला आ गया अपने पास में? टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया। तो ये जो चार्ज पार्टिकल है इसका जो टाइम पीरियड होगा, एक चक्कर लगाने का जो टाइम होगा वो कितना होगा? 2πm/qb के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 2πm/qb। अच्छा, टाइम पीरियड किन किन चीज़ों पे डिपेंड करेगा? तो उसमें ना तो वी आर है ना आर आर है। इसका मतलब चार्ज पार्टिकल चाहे किसी स्पीड से एंटर करे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, इसको एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगेगा वो बराबर लगेगा, चाहे धीरे से एंटर करे चाहे तेज़ी से एंटर करे। इसके पाथ की रेडियस तो डिपेंड करेगी स्पीड पे, लेकिन क्या टाइम पीरियड डिपेंड करेगा क्या? नहीं। अगर चार्ज पार्टिकल धीरे से मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो ये छोटे सर्कुलर पाथ पे घूमेगा धीरे धीरे, और अगर ये तेज़ी से एंटर करता है तो ये तेज़ी से बड़े सर्कुलर पाथ पे घूमेगा, लेकिन टाइम बराबर लगेगा। टाइम बराबर कैसे लगेगा? क्योंकि धीरे चल रहा है तो छोटा पाथ कवर करना है इसको, सर्कुलर पाथ, और तेज चल रहा है तो बड़ा सर्कुलर पाथ कवर करना है। समझ रहे हो बात? तो टाइम दोनों कंडीशन में सेम ही लगेगा। ठीक है, ये इसका रीज़न है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्कुलेशन पूछे तो, कि जब ये चार्ज पार्टिकल इस तरीके से सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है? टाइम पीरियड के रेसिप्रोकल को हम क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 1/t के बराबर, यानी कि फॉर्मूला क्या बन जाएगा? qb/2πm। अगर कैलकुलेट करना हो तो इस फॉर्मूले से फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्कुलेशन, यानी कि सर्कुलर पाथ पे घूमने की फ्रीक्वेंसी आप कैलकुलेट कर सकते हो। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कितने चक्कर पर सेकंड ये लगा रहा होगा सर्कुलर पाथ पे, वो तो वो इससे कैलकुलेट किया जा सकता है। आया क्या समझ में सेकंड केस? हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना कि अगर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है तो फोर्स ऊपर लगेगा तो ऐसे घूमेगा, अगर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है तो फोर्स नीचे लगेगा, उल्टा लगेगा ना, v क्रॉस b से जो डायरेक्शन आती है उसके अपोजिट। तो इलेक्ट्रॉन होता तो वैसे घूमता सर्कुलर पाथ पे, अल्फा पार्टिकल होगा या पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हो तो ऐसे घूमेगा, ऐसे बता सकते हो नेचर ऑफ द चार्ज के अकॉर्डिंग। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स किधर लगा? ऊपर, तो ऊपर मुड़ गया तो ऐसे घूमेगा। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता तो v क्रॉस b की जो डायरेक्शन आती है उसके अपोजिट, यानी नीचे की तरफ फोर्स माना जाता, तो फिर ये नीचे की तरफ घूमता है ऐसे, ये। ठीक, तो जो नेक्स्ट केस है उसमें हमको ये डिस्कस करना है कि अगर चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी है, चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से सपोज करो थीटा एंगल पे है, और वो थीटा 0 डिग्री, 180 डिग्री या 90 डिग्री के अलावा कुछ एंगल है। जैसे कि मान लो कि ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड है जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। कौन सी डायरेक्शन में है? एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। जो चार्ज पार्टिकल है वो है क्यू नाम का कोई चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, और इसकी जो वेलोसिटी है वो इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ में थीटा एंगल बना रही है। कितना एंगल बना रही है? थीटा एंगल। ये वाली सिचुएशन आपको दे रखी है।
मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में लिया हमने, एक्स एक्सिस के अलोंग लिया है। चार्ज पार्टिकल कौन से प्लेन में मूव कर रहा है, एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है। एक्स वाई प्लेन में v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और इसकी जो वेलोसिटी है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से कितने एंगल के ऊपर है बताओ, थीटा एंगल के ऊपर है। इतनी बात क्लियर है क्या? अच्छा, अब इसको स्टडी करने के लिए आपको इसकी वेलोसिटी के कंपोनेंट्स करने पड़ेंगे, तभी आपको ये थोड़ा सा बेटर तरीके से समझ में आएगा। कंपोनेंट करने आते हैं क्या आपको? किसी भी वेक्टर का थीटा से जुड़ा हुआ कंपोनेंट क्या होता है, कॉस थीटा। ये है वी वेक्टर, इसका थीटा से जुड़ा हुआ इधर जो कंपोनेंट आएगा, वो क्या आएगा, वी कॉस थीटा। और दूसरे वाला जो कंपोनेंट आएगा जो कि पहले वाले कंपोनेंट के परपेंडिकुलर होगा, इधर आएगा और वो होगा वी साइन थीटा। तो इस वेलोसिटी के हमने दो कंपोनेंट्स कर दिए। कौन कौन से दो कंपोनेंट किए, वी कॉस थीटा और वी साइन थीटा, दो कंपोनेंट हो गए। अच्छा, अब देख के बताओ कि ये वाला जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का, ये कौन सी डायरेक्शन में है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है। अब उस वाले कंपोनेंट को भूल जाओ, वी साइन थीटा को एक बार भूल जाओ। इसका इफेक्ट देखते हैं, इस चार्ज पार्टिकल पे वेलोसिटी के इस कंपोनेंट का क्या इफेक्ट होगा। ये चार्ज पार्टिकल अगर v cos थीटा वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अगर ये चलेगा तो क्या इसके ऊपर कोई भी मैग्नेटिक फोर्स लगेगा? अभी हमने पढ़ा था कि अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में या उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है तो उसके ऊपर कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता। इसका मतलब चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी का ये जो कंपोनेंट है, इसकी वजह से चार्ज पार्टिकल पे कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। रीज़न, क्योंकि ये कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और वेलोसिटी के इस कंपोनेंट के बीच का एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। और दोनों सेम डायरेक्शन में आने से इसके ऊपर कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। मतलब ये वाला जो कंपोनेंट है, इसकी वजह से चार्ज पार्टिकल पे कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। ये बात समझ में आ गई क्या? अब इस दूसरे कंपोनेंट को देखो, ये किधर है, ऊपर की तरफ है। मैग्नेटिक फील्ड किधर है, एक्स एक्सिस के अलोंग है। अब बताओ, ये वाला जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से कितने एंगल पे है, 90 डिग्री एंगल पे है ना भाई। मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलोंग है और वेलोसिटी का ये कंपोनेंट किधर है, वाई एक्सिस के अलोंग है। दोनों के बीच में एंगल हुआ 90 डिग्री। और हमको पता है कि अगर चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है तो उस कंडीशन में चार्ज पार्टिकल कौन से पाथ पे मूव करता है, सर्कुलर पाथ पे मूव करता है, सर्कल पे घूमेगा। इसका मतलब यहाँ पे चार्ज पार्टिकल दो काम करेगा एक साथ। एक तो इस वेलोसिटी की वजह से इधर जाएगा, एक इस वेलोसिटी की वजह से सर्कल पे घूमेगा। अब दोनों काम एक साथ कर रहे हैं उसको, समझ रहे हो बात। चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से, v cos थीटा और v sin थीटा। इस वाले कंपोनेंट की वजह से ये स्ट्रेट लाइन पे चलेगा, इस वाले कंपोनेंट की वजह से ये सर्कल पे घूमेगा। लेकिन पार्टिकल तो एक ही है, वो दोनों काम एक साथ कैसे करेगा? तो वो ना तो सर्कल पे जाता हुआ दिखेगा, ना ही आपको स्ट्रेट लाइन पे जाता हुआ दिखेगा, वो कोई तीसरे पाथ पे जाता हुआ दिखेगा। और वो पाथ कैसा होगा, उस पाथ को हम बोलते हैं हेलिकल पाथ। हेलिकल पाथ क्या होता है, ये देखो ड्रॉ करके बता रहा हूँ आपको मैं। यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल है ये कुछ ऐसे पाथ के ऊपर मूव करेगा, ये वाला पाथ, जैसे कि स्प्रिंग होती है ना, उस टाइप के पाथ के ऊपर ये मूव करेगा। जैसे स्प्रिंग होती है ना, ऐसे ऐसे होती है, तो उस टाइप के पाथ के ऊपर ये मूव करेगा। अगर कोई पर्सन इधर से देख रहा होगा इसको तो ये ऐसा सर्कल पे घूमता हुआ दिखेगा, और सामने से देखोगे तो ये सर्कल पे घूमते घूमते आपको आगे जाते हुए भी दिखेगा। दोनों काम एक साथ होंगे, इसलिए इस पाथ को हम क्या बोलते हैं, ये ना तो सर्कल है ना स्ट्रेट लाइन है, दोनों का मिला जुला असर हो रहा है इसके ऊपर, इसलिए इसको हमने क्या नाम दे दिया, हेलिकल पाथ। हेलिकल पाथ के ऊपर ये मूव करेगा। कौन से पाथ के ऊपर मूव करेगा बोलो, हेलिकल पाथ के ऊपर चार्ज पार्टिकल मूव करेगा। क्लियर है क्या ये बात? ठीक है। अब हम इस हेलिकल पाथ के लिए दो तीन चीज़ें कैलकुलेट करके देखेंगे। सबसे पहले हम ये कैलकुलेट करेंगे कि ये जो हेलिकल पाथ है इसकी रेडियस कितनी होगी। ऐसे ये ऐसे घूमता घूमता आगे जाएगा ना, तो अगर कोई उधर से देख रहा होगा, इधर से इसको जाते हुए देख रहा होगा, तो उसको ये सर्कल पे ऐसे घूमते हुए भी दिखेगा। तो उस सर्कल की रेडियस क्या होगी? तो सर्कुलर पाथ पे क्यों घूम रहा है ये, वेलोसिटी के v sin थीटा कंपोनेंट की वजह से घूम रहा है। ये कंपोनेंट ही तो घुमा रहा है सर्कल पे इसको। और हमको पता है कि सर्कुलर पाथ पे घूमने के लिए पार्टिकल पे क्या लगना चाहिए, सेंट्रीपेटल फोर्स लगना चाहिए। यहाँ पे कौन सा फोर्स सेंट्रीपेटल फोर्स की तरह काम करता है, मैग्नेटिक फोर्स।
पहले मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके बाद में उसको सेंट्रीपेटल फोर्स के बराबर पुट करके रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ कैलकुलेट कर लेंगे। फोर्स का फॉर्मूला लिख रहा हूँ, F इक्वल्स टू QVB साइन थीटा। ये तो है अपना फॉर्मूला। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर v वेलोसिटी से थीटा एंगल पे मूव करता है तो उसके ऊपर इतना मैग्नेटिक फोर्स लगता है। अभी मैं सर्कुलर पाथ की बात कर रहा हूँ, तो सर्कुलर पाथ पे अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और आप बता सकते हो कि चार्ज पार्टिकल पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, तो यहाँ पे वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है, थीटा। तो फोर्स की वैल्यू यही आएगी, यही मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, क्योंकि थीटा क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है, एंगल थीटा। तो वही तो थीटा लेते हैं अपन यहाँ पे फॉर्मूले में, तो यही मैग्नेटिक फोर्स आ गया अपने पास। ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये किसकी तरह काम कर रहा है यहाँ पे, सेंट्रीपेटल फोर्स की तरह। तो मैं इसको FC यानी कि सेंट्रीपेटल फोर्स के इक्वल लिख देता हूँ। तो मैग्नेटिक फोर्स तो हमने कैलकुलेट कर ही लिया है, QVB साइन थीटा। और बताओ सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mv²/r। लेकिन v कौन सा लेना है, अब ये सोच के बताओ। सर्कल पे अगर ये चार्ज पार्टिकल घूमेगा तो किस स्पीड से घूमेगा, v स्पीड से, v cos थीटा स्पीड से, या v sin थीटा स्पीड से। सर्कल पे क्यों घूम रहा है, ये वाला कंपोनेंट घुमा रहा है इसको। तो सर्कल पे घूमने के लिए वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है, v sin थीटा। तो सर्कल पे घूमने की स्पीड भी क्या होगी, v sin थीटा होगी। तो आपको जो सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला लिखना है ना, mv²/r, उसमें v क्या लेना है, v sin थीटा। तो ये बनेगा mv sin थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई r। आई बात समझ में, ठीक है। ये वाला कंपोनेंट इसको सर्कल पे घुमा रहा है तो इसी को लेना है अपन को। देखो एक v sin थीटा दोनों साइड में कैंसिल हो जाएगा, तो r इक्वल टू क्या आ जाएगा, सॉल्व करोगे तो r इक्वल टू mv साइन थीटा डिवाइडेड बाई क्या आएगा, QB। समझ में आया कि, तो r की वैल्यू क्या आ गई, mv साइन थीटा अपॉन QB आ गई। तो हेलिकल पाथ पे इस चार्ज पार्टिकल के घूमने की जो रेडियस होगी, है ना, रेडियस जो होगी ना इसकी, वो होगी mv साइन थीटा अपॉन QB के बराबर। टाइम पीरियड कितना होगा, एक चक्कर में ये कितना टाइम लेगा। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके। टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए भाई सर्कल पे घूम रहा है ऐसे, उसका टाइम पीरियड निकालना है। तो सर्कल पे घूमेगा तो एक चक्कर में ये 2πr डिस्टेंस कवर करेगा, और स्पीड कितनी होगी इसकी सर्कल पे घूमने की, v साइन थीटा। ये ध्यान रखना है, यहाँ पे जो भी सर्कल से रिलेटेड जो भी चीज़ें आप कैलकुलेट कर रहे हो ना, जैसे टाइम पीरियड और रेडियस, उनमें आपको v की जगह क्या लेना पड़ेगा, v साइन थीटा, क्योंकि उसी से ये घूम रहा है सर्कल पे, v साइन थीटा स्पीड से घूम रहा है। तो बताओ यहाँ से क्या आ जाएगा, t इक्वल टू 2π अपॉन v साइन थीटा, और इस r की जगह हम क्या लिख सकते हैं, mv साइन थीटा अपॉन QB। तो बोलो t कितना आ गया, v साइन थीटा ऊपर और नीचे कैंसिल, क्या आएगा 2πm अपॉन QB। ये तो वही फॉर्मूला आ गया जो पहले आया था। जब भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उसके टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है वो यही होता है, 2πm अपॉन QB। अभी भी वही आएगा, सेम ही आना चाहिए, क्योंकि आपको पता है ना टाइम पीरियड ना तो स्पीड पे डिपेंड करता हो ना ही रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ पे डिपेंड करता है। यहाँ पे स्पीड v की जगह हम v cos थीटा ले रहे हैं सर्कुलर पाथ पे घूमने की, लेकिन क्योंकि टाइम पीरियड तो उस पर डिपेंड ही नहीं करता है, इसलिए फॉर्मूला सेम आएगा। जो पहले आया था वही फॉर्मूला अभी आया है, कोई चेंज नहीं है, देखो इसमें सेम आएगा, ठीक है। एक चीज़ और कैलकुलेट करेंगे इसमें हम, तीसरी चीज़ क्या है, जब चार्ज पार्टिकल ऐसे हेलिकल पाथ पे घूमता हुआ आगे जाएगा तो ये एक रोटेशन में कुछ आगे भी चला जाएगा, हर एक चक्कर में ये आगे बढ़ रहा होगा ऐसे कुछ कुछ, है ना। तो एक चक्कर में ये कितना आगे बढ़ गया वो हमको कैलकुलेट करना है। उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं पिच। क्या बोलते हैं उस डिस्टेंस को, पिच बोला जाता है उसको। क्या बोलेंगे, पिच। पिच कौन सी डिस्टेंस होती है, एक कंप्लीट रोटेशन में चार्ज पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलोंग कितना आगे चला गया, उसी डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, पिच बोलेंगे। कैसे कैलकुलेट करोगे इस पिच को, तो बिल्कुल आसान है कैलकुलेट करना। हमको पता है कि ये चार्ज पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलोंग इसलिए मूव कर रहा है क्योंकि इसके पास एक वेलोसिटी है एक्स एक्सिस के अलोंग। कितनी है ये वेलोसिटी, v cos थीटा।
अगर ये वेलोसिटी v cos थीटा नहीं होती तो क्या चार्ज पार्टिकल x एक्सिस के अलोंग मूव करता क्या? इधर जाता क्या बताओ? नहीं जाता। इधर क्यों जा रहा है ये? x एक्सिस के अलोंग क्यों जा रहा है? क्योंकि ये वेलोसिटी का कंपोनेंट इसको खींच के लेके जा रहा है। v sin थीटा जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो तो इसको सर्कल पे घुमाएगा और ये कंपोनेंट इसको आगे लेके जाएगा, तभी तो इसका पाथ कैसा बना? हेलिकल पाथ। तो हेलिकल पाथ पे ये आगे बढ़ता जाएगा और एक चक्कर में ये कितना आगे चलेगा ये डिपेंड करेगा v cos थीटा की वैल्यू के ऊपर कि ये कितना है। एक चक्कर में कितना टाइम लगेगा इसको? इतना। और इधर आगे आने की वेलोसिटी कितनी है इसकी? v cos थीटा। और मुझे कैलकुलेट क्या करना है कि एक चक्कर में ये कितना आगे चला गया, यानी डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। डिस्टेंस, वेलोसिटी और टाइम, क्या तीनों में कोई रिलेशन है? डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? वेलोसिटी इनटू टाइम, है ना। तो ये जो पिच है ये एक्चुअल में ये डिस्टेंस ही तो है जो एक कंप्लीट रोटेशन में ये आगे कवर करेगा। तो पिच कैलकुलेट करने का तरीका है कि जो एक रोटेशन में टाइम लगेगा उसको इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है उससे मल्टीप्लाई कर लो तो उससे डिस्टेंस आ जाएगी, ये एक रोटेशन में कितना आगे चलेगा, है ना। तो v cos थीटा से इस t को मल्टीप्लाई कर देंगे तो t की वैल्यू क्या है? 2 पाई m अपॉन QB इनटू क्या आ जाएगा? v cos थीटा। तो ये अपने पास में पिच की वैल्यू आ गई। यही फॉर्मूला है पिच का। तो पिच अगर कैलकुलेट करनी हो तो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेंगे, ये पिच का फॉर्मूला है, ठीक है। और बाकी ये दो फॉर्मूले और आपको याद करने हैं कोई भी न्यूमेरिकल वगैरह के लिए। और ये भी याद रखना है कि अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से किसी थीटा एंगल पे मूव कर रहा है जो कि 0, 90 या 180 के अलावा कुछ है तो उसका पाथ कैसा होगा? हेलिकल पाथ होगा, ठीक है। 3 चीज़ें इसमें कैलकुलेट करवाएगा। अगला एग्जाम में आता है ये डेरिवेशन, ये भी आता है और इससे पहले जो पढ़ा था सर्कुलर पाथ पे घूमने वाला वो भी आता है। ये दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना दोनों पे, ठीक है।